जी बच्चों, एक फास्ट ओवरव्यू सीरीज में यूनिट 1 चैप्टर 4। लेट्स कंटिन्यू विद दिस पार्ट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देखें, सीधी सी चीज़ है भाई। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, एडेड वैल्यू होता है, कस्टमर फोकस्ड होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, इनकी ऑब्जेक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेंशन भी आप इसमें ला सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है बेटा, उसका ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोविजन, बेनिफिट फॉर पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक सेक्टर है। और जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ये वो याद रखो, इसको अक्सर बच्चे चैरिटी, वेलफेयर, ये गनमंद, ये नहीं करना। सोशल एंटरप्राइजेज भी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव नंबर वन प्रॉफिट, नंबर 2 इकोनॉमी, पीपल, जॉब्स वगैरह क्रिएट करना, ठीक है। और नंबर 3 इन्वायरमेंटल गोल्स, यानी आप इन बिजनेस के जहन में होता है कि ये इन्वायरमेंट को डैमेज कम से कम करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे मेथड्स को यूज़ करें जिसमें रिसाइकलिंग है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है यार? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, अगर बिजनेस के पास गोल्स और टारगेट्स ही नहीं है, आपने सेल्स बढ़ानी है, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या अचीव करना है, तो आप अपने रिसोर्स एलोकेशन को नहीं डेवलप कर सकते, आप अपने रिसोर्स को सही यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, आप अपने टारगेट्स को ही स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स को ही मीट नहीं कर सकेंगे, आप कंपेटिटिव नहीं होंगे मार्केट में, आप अपनी लेबर को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकेंगे, और आपका कैपिटल और आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो वेस्ट होंगे, उसमें इनएफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कॉर्पोरेट, पहले वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लो यार। कॉर्पोरेट यहाँ पर इसका मतलब वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ ये कॉर्पोरेट का मतलब है, इसका इट मीन्स लिटरली ऑल, सब। मिसाल के तौर पे अगर आपसे क्यों कहे कि यार स्कूल का एक कॉर्पोरेट इवेंट है, तो उसका मतलब ये है कि स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं, वो केजी का बच्चा है, नर्सरी है, क्लास 5 है, मिडिल है, जूनियर है, ए लेवल है, ओ लेवल है, सबका इवेंट है। तो कॉर्पोरेट का मतलब ऑल। सोशल सोसाइटी को कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक थिंग्स दैट यू ओ, जो आपको पता है कि आपने लोगों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट्स हैं और आपने कुछ करना है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, वेल, ओनर के लिए एक बिज़नेस है बेटा, उसके मैनेजर्स हैं, उन्हें पता है कि हमें ओनर के पैसे को सही इस्तेमाल करना है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर चलना है, लॉस से बचना है। इसी तरह बेटा एक बिज़नेस है, उसे पता है कि एक ओनर को पता है कि उसके बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके मैनेजर्स हैं, उसके वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनका वर्कलोड है, उनके वर्क स्ट्रक्चर्स हैं, उनके वेलबींगनेस है, उनका वेलफेयर है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसी तरह बेटा एक बिज़नेस बड़ा रिस्पॉन्सिबल है अपने कस्टमर्स के लिए कि उनको सही क्वालिटी, सही प्राइस, सही वैल्यू प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी, टैक्सेस वगैरह सारा पंगा जो चलता है। फिर एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहा हो, कम्युनिटी में जॉब्स क्रिएट कर रहा हो, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनको अब इसको जब एक वर्ड में पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, the responsibility that a business has towards its all stakeholders, internal और external सारे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं सिंपल वर्जन में कन्वर्ट करूँ तो ये कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है, एंड दी ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन, बस 3 चीज़ों को याद रखो जो आपके सामने लिखी हुई। नंबर 1, ये जो इकोनॉमिक लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, ट्रिपल बॉटम लाइन एक मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है, एक टेक्निक है, एक टूल है जिसको सोशल एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं। जी हाँ, जो कॉर्पोरेट CSR है वो भी सोशल एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं। क्यों? सोशल एंटरप्राइज वो बिज़नेस था, याद है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और वो सोसाइटी और अपने एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्सिबली होकर देखता है। तो ये CSR मॉडल है। और किस तरह करेंगे, इसका आंसर है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में बेटा 3 चीज़ों को आपने अचीव करना है। नंबर 1 है प्रॉफिट्स। अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, इधर लिखा हुआ है इकोनॉमिक और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है फाइनेंशियल। यहाँ वो गवर्नमेंट की इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक का मतलब एक्चुअली क्या लिखा है उसने, वो ब्रैकेट्स में लिखा फाइनेंशियल। यानी आप जो बिज़नेस रन करें उसको लॉस में नहीं लेके चलाना, उसमें बुरे डिसीजंस नहीं लेने, उसको आपने एफिशिएंटली रन करना है, उसमें आपने अच्छे गोल सेट करना है ताकि प्रॉफिट्स हों। ये है बिज़नेस की इकोनॉमी या बिज़नेस के इकोनॉमिक या फाइनेंशियल
ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्लियर रख लो, ये वो गवर्नमेंट वाला इकोनॉमी नहीं है। दूसरी बात फिर सोसाइटी को, अब सोसाइटी को फ़ायदा यार आमतौर पे दो तरह से है, जॉब्स और अच्छे प्रोडक्ट्स। क्योंकि वो जॉब्स लिविंग और वो अर्निंग और वो फिर स्किल्स सारा क्रिएट कर रही है, और वो जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड्स और वो उस मार्केट में लेवल ऑफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सब बढ़ रहा होता है। ठीक है, वो झाड़ू चले गए, वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, वो डंकी कार्ट्स और वो टांगे चले गए, और बेटा फिर वो गाड़ियाँ आ गई, फिर प्लेन्स आ गए, वो सारा सीन। अच्छा, एंड इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा गोल क्या होता है ट्रिपल बॉटम लाइन में, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट पर भी ज़रा ध्यान रखें, आपका कितना इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे नेगेटिव, उसको कम से कम करो। फॉर एग्जांपल, आपकी बेस्ट फर्नीचर शॉप है, अब वो बेहतरीन लकड़ी, क्या कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन, इंसान बनो, काम करो। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इवन यहाँ पर फैसलाबाद में बेटा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो बड़े इरिस्पॉन्सिव हैं, बहुत गैर अखलाकी हरकत करते हैं। वो पैसा तो कमा रहे हैं अच्छा माशाल्लाह, लेकिन वो जितना भी बेटा टॉक्सिक वाटर है वो सारा उन्होंने नीचे वो बड़े बड़े वेल्स डिग किए हुए हैं, वो सारा वो फैसलाबाद का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको तबाह करने में दो लोगों का हाथ है बेटा, फैक्ट्रीज़ का, एंड दे आर येट नॉट क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा फार्मर्स का, क्योंकि फार्मर्स बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, गलत है। तो जब आप इन चीज़ों का ध्यान करेंगे तो उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉटम लाइन। अब ट्रिपल बॉटम लाइन अगेन इट्स एन ऑब्जेक्टिव सेटिंग मॉडल, सोशल एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं। इसके 3 गोल्स हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होना, सोसाइटी को बेनिफिट्स देना, जॉब्स और बेटर प्रोडक्ट्स, और इन्वायरमेंटल डिसीजंस को केयरफुल होकर इम्प्लीमेंट करना। फिर आगे आता है बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, जल्दी से सुन लो। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उस बिज़नेस के पीछे कोई तो मकसद होगा, उसको लिखो, उसको रिटर्न करो, लेकिन इस तरह से लिखो कि पढ़ने वाला जो कोई भी पढ़े वो मोटिवेट हो, वो अच्छा कनेक्शन फील करे। ये ना लिखो कि आई एम टू मेक प्रॉफिट्स। अब अक्सर हमने सुना होता है आवर मिशन इज़ टू बी दी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, ये यूफोन की मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, टेस्ला की मिशन स्टेटमेंट है, गूगल की मिशन स्टेटमेंट है, गूगल करें और यू कैन फाइंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ योर ओन फेवरेट कंपनी। सोनी फॉर एग्जांपल, सोनी की 5 मिशन स्टेटमेंट्स हैं, अभी जो लास्ट में अपडेटेड हो, शायद बढ़ गई हूँ, उसमें से एक क्या थी, दे एम टू एंटरटेन पीपल। अब आप देखें सोनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है। वॉशिंग मशीन नहीं बना रहे, बनाएंगे तो उसमें म्यूजिक ज़रूर छोड़ेंगे, बिकॉज वो एंटरटेन कर लेगी फिर। तो ये है मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद एम्स क्या होता है, देखो जो आम तौर पे यहाँ पर मैं कहूँगा आपकी कंपनी का जो भी मिशन स्टेटमेंट है ब्रॉडली वही आपका एम होता है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों लहदा लिखे हुए हैं, ओके ठीक है फाइन। मिशन स्टेटमेंट आपने वो जो रिटर्न कर दिया, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो इस तरह से लिखा आपने इन अ वे दैट इट मोटिवेट्स द स्टेक होल्डर्स, और ये कंपनी का विजन होता है, ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म एक स्टेटमेंट होती है मिशन स्टेटमेंट। एम्स जो होते हैं कंपनी की एक सर्टन लेट्स से 5 ईयर प्लान होता है, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट टू इट। ऑल्दो माई सिंपल आंसर इज मिशन स्टेटमेंट आर एम्स, लेकिन अक्सर फर्म्स क्या करती हैं, आप मिशन स्टेटमेंट आपने बना ली, वो आपकी कंपनी 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, मिशन स्टेटमेंट नहीं आप चेंज करते। लेकिन कुछ प्लान्स तो बनाते हो ना कि अगले 5 साल में मैंने एक्सपेंशन करनी है, उससे अगले 5 साल में मैंने कस्टमर बेस अपनी डबल करनी है। अभी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ये एम्स होते हैं, ये बस इतना जहन में रख लो। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। आप कहेंगे सर इसमें और एम में क्या फ़र्क है। देखो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेटा वो दोनों तरह की हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। अब ये टर्म क्या होती है, साल से अंदर शॉर्ट टर्म है, साल से बड़ा जो होता है वो लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बिजनेस कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ ब्रेक इवन को मीट करना है, सर्वाइवल करना है। देखो सर्वाइवल क्या होता है कि बस खर्चे पूरे होते हैं, प्रॉफिट्स पर अभी इतना फोकस नहीं है। तो क्या आप सारी उम्र ऐसे चला लेंगे बिजनेस, क्या फ़ायदा। नहीं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ठीक है, इन्फ्लेशन है, कोई स्ट्रेस है, मार्केट में कंपटीशन है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। मे बी आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि भी आपने सिर्फ 1% मार्केट शेयर बिल्ड करना है विद इन 6 मंथ्स, अभी 6 महीने आगे, साल के अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी तो हो सकता है ना, वो जैसे एम्स आपने सेट किया था कि अब देखो जो एम होता है ना वो बिल्कुल ऐसे है कि आप कहते हैं सर मेरा एम है कि मेरा बिजनेस अगले 5 साल में डबल हो जाए। मैं कहता हूँ ठीक है ये तो एम आ गया, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करो कैसे करोगे। आप कहते हैं ठीक है सर अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्शन 30% से बढ़ जाए, मेरी सेल्स 20% से बढ़ जाए। अब ये अजीब सी जब आप खिचड़ी पूरी बनानी शुरू करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं उस एम का, तो वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ।
देखो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए 2-3 बातें याद रखो। ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल भी हो और क्वालिटेटिव भी हो। अब यहाँ पर सर नहीं नोचना अपना कि सर ये क्या कर रहे हैं आप अजीबोगरीब टर्म्स। देखो यार सुनो, आप जब कहते हैं कि आपने 1 साल में 10% प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आपने इसमें 1 साल की बात की और 10% प्रोडक्शन की बात की, तो ये है क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया मैं, अच्छा भी इतना करना है। फिर जब आप कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्शन को डील करना है, यही प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं 1 साल में, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, कस्टमर्स बढ़ाने हैं। जब आप स्पेसिफाई करते हैं कि करना क्या है, तो वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वालिटी को नहीं लिख देना। क्वालिटेटिव कहते हैं ओपिनियन को, जजमेंट को, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेंटिमेंट्स को। अब अगर एक बिज़नेस कहता है मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने 2 साल में एक्सपेंशन करनी है, बताओ इसमें क्वालिटेटिव हिस्सा क्या था, एक्सपेंशन। क्वांटिटेटिव क्या था, 2 साल। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आ गया स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी प्लान को कहते हैं, स्ट्रैटेजी एक्शन को कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, असल में सारे कनेक्टेड हैं, इसलिए उसने शुरू में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन। आपका ऑब्जेक्टिव है आपने मैच जीतना है, मैं कहता हूँ ठीक है, कैसे जीतोगे। अब आप पूरी वो प्लानिंग करते हैं, अगर टॉस जीत गया तो बैटिंग करेंगे, बैटिंग में पहले इसको भेजेंगे, ये आउट हुआ तो इसको भेजेंगे, पहले 5 ओवर में इतना स्कोर हमने करना है, ना हो सका तो ये करेंगे। तो बेटा ये जो सारी आप प्लानिंग कर रहे हैं टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनेगी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा जी आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि आपने 2 साल में 20% से अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगी, एग्जैक्ट 2 साल में आपने कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैंने 10 और मार्केट्स, 10 न्यू मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और इससे मेरी सेल्स बढ़ेगी। मैं कहता हूँ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अब देखो हर स्ट्रैटेजी में वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, टैक्टिक्स के लिए याद रखो ये आपकी डेली डिसीजंस होते हैं। आज कितना बनेगा, आज कितनी लेबर होगी, आज रॉ मटेरियल कितना आएगा, ये जो डेली रूटीन डिसीजंस हैं ये टैक्टिक्स होते हैं। अब इनमें कनेक्शन सब में क्या है, मिशन स्टेटमेंट आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है, एम्स आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव गोल्स हैं, और गोल को आप जब प्लान में कन्वर्ट करोगे वो स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी के अंदर जो डेली डिसीजंस हैं वो टैक्टिक्स हैं आपके। ठीक हो गया। आगे चलते हैं बेटा, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन आपके सिलेबस में वो कहता है ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस डिसीजंस। सबसे पहले द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द स्टेजेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देखो बिजनेस डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई करें आपका क्या गोल है, किसको अचीव करना चाह रहे हैं। नंबर 2 उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करें। नंबर 3 डिफाइन करें आपको कैपिटल कितना चाहिए। नंबर 4 आप उसके लिए टीम को डेवलप करें, अपने एक वर्कफोर्स को इंगेज करो। नंबर 5 अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करो, उनको सारे गोल्स कम्युनिकेट करो। नंबर 6 फिर आप अपनी टीम्स को कमांड दो, एग्जीक्यूट करो अपने डिसीजंस को। और नंबर 7 आप उनकी परफॉर्मेंस को, रिजल्ट्स को मॉनिटर करो। ये बेटा डिसीजन मेकिंग जो डिफरेंट के स्टेजेस हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ ऑब्जेक्टिव्स माइट चेंज ओवर टाइम। देखो बड़ी कॉमन सेंस ही बात है, जब आप ओ लेवल्स कर लेंगे उसके बाद क्या करोगे, फिर ओ लेवल्स नहीं ए लेवल्स, इसके बाद क्या करोगे, फिर ए लेवल्स नहीं BSc। इसी तरह बेटा जब आपकी फर्म ने अपना एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, वो ब्रेक इवन, वो लेट्स से पहले साल 100 कस्टमर्स बिल्ड करने हो गए, अब क्या करना है, वेल लेट्स डेवलप प्रोडक्शन। उसके बाद क्या करना है अगले उस ईयर के बाद, वेल 1 मोर ब्रांच। तो आप बढ़ते जाते हैं, इनोवेशन में भी डिवर्सिफिकेशन, सो यू डू दोज थिंग्स। जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते जाएंगे आप ओवर टाइम न्यू ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते रहोगे, और फिर उनके लिए नई स्ट्रैटेजीज और नए टैक्टिक्स को डिफाइन करते रहेंगे। द ट्रांसलेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इनटू टारगेट्स एंड बजट्स। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने 1 साल में 200 कस्टमर्स, 200 कस्टमर्स बढ़ाने हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 200 कस्टमर्स बढ़ाने हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इन्होंने क्या करना है इसमें, अच्छा आप प्रोडक्शन वाले को कहते हैं यार तुमने अपनी प्रोडक्शन को हर मंथ, पर वीक और ओवर द 2 ईयर्स इस तरह से बढ़ाना है। तो आप प्रोडक्शन को उसके टारगेट्स दे रहे हैं, वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री और अपनी मशीनें और अपने वर्कर्स को अरेंज करता है। तो आपने
ट्रांसलेट कर दिया ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट्स में। इसी तरह आप अपने इस 200 कस्टमर्स वाले ऑब्जेक्टिव को सेल्स टीम को बताते हैं। अब आपकी सेल्स टीम में 10 सेल्स वर्कर्स हैं, हर एक को आपने उसका एक गोल दे दिया कि तुमने इस साल इतने बेचने हैं, तुमने इस साल इतने कस्टमर और सेल करने हैं, उनको और सेल करना है। तो आपने कन्वर्ट कर दी अपनी सेल्स टीम को भी। अब अपने HR डिपार्टमेंट को कहते हैं कि मुझे 2 और सेल्स वर्कर्स चाहिए, मुझे 3 प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग स्टाफ की ट्रेनिंग अरेंज करके दो ताकि ये और ज़्यादा बड़े लेवल पे वो 200 कस्टमर्स के टारगेट को पहुंच सके। तो HR को भी आपने बेटा कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि भाई मुझे इतने % और फाइनेंस फंडिंग चाहिए ताकि मैं नए एम्प्लॉयज़, नई मशीनें और नई एक्सपेंशन को मैं फ़ंड कर सकूं और मेरे जो टारगेट्स हैं 200 कस्टमर्स का वो मैं मीट कर सकूं। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव को हर ब्रांच या हर फंक्शन के लिए कन्वर्ट कर दिया। इससे आपकी ब्रांचेस, आपके इंडिविजुअल्स, आपके एम्प्लॉयज़, उन सबको गोल्स मिल गए एंड दे वुड बी मोर इफ़िशिएंट। फिर एक और बात बेटा देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आपने सेल्स डबल करनी है या आपने 200 कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको मशीनें चाहिए, वर्कर्स चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो फिर आपको फाइनेंस भी तो चाहिए। जब फाइनेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए, तो वो कन्वर्जन है ट्रांसलेशन ऑब्जेक्टिव्स की बजट्स के अंदर। फिर बेटा आता है द नीड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर लाइकली इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स। बट ऑब्वियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कुछ ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे तो अपने वर्कफोर्स को तो इन्फॉर्म करोगे। अब ये तो नहीं आपने ऑफिस में बैठ के फैसला कर लिया कि मैंने प्रोडक्शन डबल करनी है और आप किसी को बता ही नहीं रहे। अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, स्टाफ मीटिंग करें, नोटिस शेयर करें, ईमेल्स शेयर करें। फिर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करें, उनको रिसोर्सेज अरेंज करके दें। वर्कफोर्स पे इम्पैक्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली दे वुड बी डायरेक्टेड, उनको डायरेक्शंस मिलेंगी, वो इंगेज करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे, वो रिसोर्सेज को अलाइन करेंगे, दे वुड हैव अ क्लियर विजन। फिर उनकी जो आउटकम्स हैं आप उसको मेजर कर सकेंगे और उनको इफ़ दे हैव डन वेल उनको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं मे बी वो फारग भी हो सकते हैं। स्मार्ट जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, देखो सेकंड लास्ट में आ रहा है। स्मार्ट में एस स्पेसिफिक है। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं क्या करना है, आप कहते हैं मैंने 1 साल में 50% से सेल्स बढ़ानी है, तो आप सेल्स इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। सेल्स इंक्रीज़ करना स्पेसिफिक है। मेजरेबल 50% है। अचीवेबल का मतलब ये होता है, M इज़ फॉर मेजरेबल, A इज़ फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ये है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं मेक श्योर कर लें वो अचीवेबल है। क्या मतलब? देखो, अगर सेल्स बढ़ाने के लिए आपके पास इतनी टीम ही नहीं है, इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है कि आप और यूनिट्स बना सकें, पैसे नहीं है, तो ये अचीवेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आमतौर पे अचीवेबल में बेटा हम लेते हैं अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करो, कम्युनिकेट करो अपने गोल को और देखो उनकी फीडबैक, क्या वो विलिंग है, क्या वो गेयर्ड अप हैं। और फिर R इज़ फॉर रियलिस्टिक, क्या रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड थे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हैं। और फिर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिटेड। जैसे भी हमने कहा हमने 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, तो जब ये चीज़ें होंगी तो आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होगा। पेपर में पूछ सकता है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन आ सकती है, एग्जांपल्स आ सकती हैं, इसके एडवांटेज भी आ सकते हैं और लिमिटेशन भी। अच्छा, उसके बाद बेटा हाउ एथिक्स। देखो एथिक्स क्या होते हैं। अगर आपका बिजनेस CSR को कंसिडर कर रहा है, अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन्वायरमेंट को कंसिडर कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरह से पे कर रहा है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को मेनटेन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ओनर्स के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ओनर्स के कैपिटल को अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आप ओनर के बिज़नेस को सही तरह से रन कर रहे हैं एज अ मैनेजर। इसी तरह अगर आप अपने क्लाइंट्स को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छा मीट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को सही प्राइस दे रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस एथिकल होगा। और इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा? आप सिर्फ अपने प्राइवेट प्रॉफिट्स या अपने सेल्स या अपने कस्टमर्स को फोकस नहीं करेंगे, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इन टारगेट्स को अचीव करते हुए आप एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को भी बेनिफिट कर रहे हो। ओके।